वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अली अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन आया है CSS 2021 का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। उसमें वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी। ठीक हो गया। अब ये कैपिटलिज्म का टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए और इसका रिलेशन डेमोक्रेसी के साथ मुझे प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट के ऊपर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म जो एक इकोनॉमिक मॉडल है वहाँ पे काफ़ी डिटेल से बताया गया है, लेकिन चूँकि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, और इसको रिलेट करना है, इसका रिलेशन देखना है डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए वीडियो बड़ी फ्रूटफुल रहेगी और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपकी जो फीडबैक मुझे आएंगी तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देख लें कि एक इंटेलेक्चुअलिस्ट हैं ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हमारी 21st सेंचुरी के। इनका नाम है प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की और ये 93 ईयर्स के हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की का जिक्र करना इसलिए लाजमी है क्योंकि मैंने अभी तक इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखा या कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसने कैपिटलिज्म की बात की हो और उसने नॉम चॉम्स्की का जिक्र किया हो। ये मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है। इसलिए मैंने नॉम चॉम्स्की की बात करना और नॉम चॉम्स्की को कोट करना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए समझा है कि जब हम कंक्लूजन करेंगे अपने इस टॉपिक का, तब आपको मैं जो प्रोफेसर ये नॉम चॉम्स्की हैं, ठीक है, ये इनकी एक बुक है हु रूल्स द वर्ल्ड, जिनमें ये कहते हैं कि जितनी भी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो रूल करती हैं वर्ल्ड को। ठीक है। कंट्रीज़ की लेजिस्लेशन वो करवाती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं इस पिक्चर में, जहाँ पे ये को ऑथर हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैपिटलिज्म के। ठीक है। तो मैंने ये पिक्चर बेसिकली इंटरनेट से ली है, तो इनको भी मैंने काफ़ी स्टडी किया है। तो ये माशाल्लाह आप समझ लें कि बहुत इनके पास इंटेलेक्चुअलिज्म है और दुनिया हाथ बांध के इन्हें सुनती है और इनकी बड़ी वर्थ है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अपनी एक बुक में कि जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो रूल करती हैं वर्ल्ड को। अब ये इन्होंने क्यों कहा है और इनके पीछे क्या रीज़न्स हैं इनके पीछे, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कंक्लूजन में मैं आपको इसका एक ब्रीफ बताऊंगा जिसमें आपको ये डिटेल से समझ आ जाएगा कि नॉम चॉम्स्की को अगर इंटेलेक्चुअलिस्ट कहा जाता है तो वो कौन सी बेसिस हैं जो कि कैपिटलिज्म को लेके नॉम चॉम्स्की ने बताई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है आपके 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। ठीक है। आपका कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम हैं? आपका सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। आपके ये 3 मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं या टाइप्स हैं। ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की। तो बेसिकली कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है आपको प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट देता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि आप कोई अगर अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की मुदाखलत गवर्नमेंट की नहीं चाहते, तो ये एक कैपिटलिज्म के इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म का जो मेन मोटिव होता है, जो मकसद होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में जो इंटरप्रेन्योर हैं वो क्या करते हैं, वो कैपिटल से मुराद ये है, कैपिटल कहते हैं आपकी मनी को, आपकी इन्वेस्टमेंट को। वो कैपिटल को, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ह्यूमन की, ठीक है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आप सबसे पहले देखें, लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान ने, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं सिंपल सी, अगर किसी भी इंसान ने कोई बिज़नेस करना है तो वो क्या करेगा, या बिज़नेस के लिए उसके पास कौन कौन सी प्री रेक्विजिट चीज़ें होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके पास कैपिटल होना चाहिए, मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने चाहिए। दूसरा, उसने जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है या किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास एक फिज़िकल लैंड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी उसके पास ये है कि जो एक लेबर है, ठीक है, उसके पास लेबर होनी चाहिए उस काम को करवाने के लिए, ठीक है, और उस काम को करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देखें कि एक फैक्ट्री है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो रही है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव में सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी जो मल्टी नेशनल कंपनीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सारी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली एक की वर्ड है, एक फ्रेज़ है जो कि कैपिटलिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे आप देख रहे होंगे इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट को किस तरह मैक्सिमाइज़ किया जाए, इसका सिर्फ इस चीज़ पे फोकस है। जब आप प्राइवेट ऑनरशिप ऑन करते हैं, जब आप प्राइवेट ऑनरशिप लेते हैं जिसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती, तो ये मार्केट ही डिसाइड करती है सप्लाई एंड डिमांड को, ठीक है। अब एडम स्मिथ हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म कहा जाता है, ठीक है। इनका कहना है ये है कि अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी एक बुक है, उसमें ये कहते हैं कि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो इनविजिबल हैंड्स हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। ये इनका एडम स्मिथ का कहना है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कैपिटलिज्म क्या चीज़ है, अब कैपिटलिज्म की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं। खसूसियात से मुराद ये है कि प्राइवेट ऑनरशिप का तो कॉन्सेप्ट हो गया, आप लैंड लेबर मींस ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ आ गई, लेकिन कैपिटलिज्म को हम तब तक कैपिटलिज्म नहीं कहेंगे जब तक उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स या ये खसूसियात नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कैपिटल अक्यूमुलेशन। अब कैपिटल अक्यूमुलेशन का मतलब यही है कि आपके पास जितनी कैपिटल है आपको उसको इन्वेस्ट करें, उसका प्रॉफिट जनरेट हो, अब उसको फिर इन्वेस्ट कहीं पे और जगह पे कर दें, फिर और जगह पे कर दें, तो ये क्या होगा, आपकी कैपिटल अक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद कंपेटिटिव मार्केट, अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका आप समझ लें करैक्टरिस्टिक है। कंपेटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आपकी कंपेटिटिवनेस हो, आपका नाम हो, आपके कंपिटिटर हों, ठीक है। अगर आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं तो ये एक वर्ल्ड, ये पूरी जितनी भी हमारी आप समझ लें कि कंपनीज़ हैं उनमें घिरा हुआ है। और ये कंपेटिटिव की बात अगर हम करें तो कंपेटिटिव से मुराद ये है कि मैं एक ब्रांड लेता हूँ कोको कोला का, तो कोको कोला भी एक ब्रांड है, उसके बाद पेप्सी भी एक ब्रांड है, इस तरह सेवन अप भी एक ब्रांड है। बेसिकली ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो ये मार्केट कंपेटिटिवनेस में जब जाती हैं तो ये सॉफ्ट ड्रिंक का आपस में एक कंपटीशन है। यानी कि कंपटीशन क्यों है? कंपटीशन है मार्केट में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको मार्केट के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी कंपेटिटिवनेस देना जिनमें उनके पास चॉइस हो, ठीक है। और चॉइस के साथ साथ प्राइस सिस्टम भी हो। प्राइस सिस्टम से मुराद ये है कि कैपिटलिज्म में जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर सेट की जाती है या उसकी कंपेटिटिवनेस के ऊपर सेट की जाती है, या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसमें कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर्टी राइट्स रिकग्निशन का इसमें कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, आप की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बगैर, गवर्नमेंट की कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं होगी, ठीक है। अब मज़ीद वॉलंटरी एक्सचेंज से मुराद ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आप उसको जब मार्केट में एक्सचेंज करते हैं
तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स से होके गुजरती है, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, वो सर्विस लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आगे प्राइवेट ऑनरशिप में वही फ्री मार्केट इकॉनमी से मुराद ये है कि मार्केट फ्री हो। फ्री मार्केट से ये मुराद है कि कोई भी अपनी प्रोडक्ट को ला के वहाँ पर सेल कर सकता है, उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। जो वहाँ पे लेबर होगी, ठीक है, लेबर जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी फिक्स्ड होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम बता रहा हूँ कैपिटलिज्म का, कि कैपिटलिज्म को हम कैपिटलिज्म अगर कहेंगे तो कैपिटलिज्म क्यों कहेंगे, अगर उसमें ये सारी खसूसियात होंगी, ठीक है, तो तब होने जाके हम कैपिटलिज्म की कैटेगरी में इकोनॉमिक सिस्टम की रखेंगे। ठीक हो गया। बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में या कैपिटलिज्म में क्या ट्रांजिशंस आई हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, एग्रेरियन कैपिटलिज्म था, जिससे मुराद ये है कि सरमायादारी का निज़ाम या सरमायाकारी तो होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन वो एग्रीकल्चर तक महदूद थी, ठीक है। एग्रीकल्चर तक महदूद से मुराद ये है कि आपकी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइवलीहुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती थी और उनको प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में सेल किया जाता था, ठीक है। मार्केट में जब सेल किया जाता था तो इसी तरह से ये आप समझ लें कि जो मर्चेंटाइज थे, मर्चेंटिज्म जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते थे, वो इसी चीज़ को लेके दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते थे और वहाँ पे जाके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में से मुराद यही है कि आपकी उस टाइम गंदम हो गई, ठीक है, या इसी से रिलेटेड आपकी कॉटन, कपास, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, इसको हम एग्रेरियन कैपिटलिज्म में रखेंगे। आगे आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है। ये आपके जो CSS 2021 का क्वेश्चन है, ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि उसमें उसने सिर्फ आपसे कैपिटलिज्म के बारे में पूछा है। उसने आपसे कैपिटलिज्म की ट्रांजिशंस के बारे में नहीं पूछा कि कैपिटलिज्म किन स्टेप से होके गुजर रही है या कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म क्या है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ एकेडमिक कंजम्पशन के लिए है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बेसिकली ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने से मुराद ये है कि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट तो पहले ही आ गया हुआ था, ठीक है। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट इस तरह आया हुआ था कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं जो हाथ से प्रोडक्ट बनती है, जो आपकी जितनी भी आप देखेंगे कि जो कपड़ा था तो वो हाथ से बनता था, तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स थे, आप इसे ओपनली मार्केट में जाके जहाँ मर्जी सेल कर सकते थे। तो ओपनली जब आप मार्केट्स में जाके सेल करते थे तो क्या हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है या कैपिटलिज्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। तो इंडस्ट्री जब फ्लरिश हुई तो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, तो वर्कर्स को इंगेज किया गया। वर्कर्स को जब इंगेज किया गया तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे काम होना स्टार्ट हुआ, वर्कर की एफिशिएंसी पे काम होना स्टार्ट हुआ। इस दौरान ही आप देख रहे हैं कि FW टेलर, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, और इसी से रिलेटेड हम मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से मुराद ये है कि उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स हैं, उनको इस तरह से काम करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी हो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही स्टार्ट हुआ कि जो हमारे जो लेबर है इनकी एफिशिएंसी को किस तरह इन्हेंस किया जाए। लेबर की एफिशिएंसी को इन्हेंस करने का मतलब ये है कि किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, ठीक है। तो ये थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब हमारी जो इस टाइम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो आप समझ लें कि वो टेक्नोलॉजिकल कैपिटलिज्म है, ठीक है। टेक्नो कैपिटलिज्म जिसे हम बेसिकली, और टेक कैपिटलिज्म, ये इसे रेफर करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसकी जो एमरजेंस है वो इस तरह है कि जब आपकी सिलिकॉन चिप इन्वेंट होती है तो आपकी जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो पूरी मार्केट में फैल जाती हैं। चाइना इस टाइम वर्ल्ड लार्जेस्ट आप देख लें कि एक्सपोर्टर है हर हवाले से। कोई सुई से लेके कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये इस टाइम की 21st सेंचुरी की जो कैपिटलिज्म है वो इस चीज़ में वो कन्वर्ट हो गई है, उसकी ट्रांजिशंस इस तरफ चली गई है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, कुछ डेवलप कंट्रीज़ के। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो आपकी
टेक्नो कैपिटलिज्म है वो ज़्यादा इमर्ज है, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कुछ एग्रेरियन कैपिटलिज्म है, कुछ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैपिटलिज्म, मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का इस टाइम अरूज जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, हर चीज़ हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, और हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिज्म है, उसका रुझान अब ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, वो अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ हो गई है। टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि अब आप देखें माइक्रोसॉफ्ट की क्या वर्थ है, एप्पल, गूगल, फेसबुक की क्या वर्थ है, और इसी तरह से जितनी भी अमेज़ॉन है, और इस तरह से जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपनी जो कैपिटलिज्म का अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, और वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए स्मार्टफोन्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा लेके आ रहे हैं। ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक जो इनका सिस्टम है उसको शिफ्ट कर रहे हैं कुछ सर्विसेज के ऊपर, और कुछ ये शिफ्ट कर रहे हैं जो कि इनकी मैक्सिमम प्रॉफिट की जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे हो सके, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कैसे कर सकते हैं, ये अब सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इंडिया जो सा है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो इकॉनमी है वो टेक्नो कैपिटलिज्म में उसको ले गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मैं यहाँ पे आपको अगेन बताता चलूँ कि जो सीएसएस का क्वेश्चन आया है उसमें उसने आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी नहीं पूछे, ये आपकी एकेडमिक कंजम्पशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप रेफरेंसेस दे सकते हैं लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो असल क्वेश्चन वो ये है कि उसने रिलेट करना है डेमोक्रेसी के साथ कैपिटलिज्म को। ये आपकी एकेडमिक कंजम्पशन के लिए मैं बता रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म बेसिकली आपको पता है कि मैंने आपको ये स्टार्ट में भी बताया है कि ये मार्केट जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तो एफिशिएंसी के साथ वो पब्लिक चॉइस है, पब्लिक के पास ज़्यादा चॉइस है, एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, ये सारी आपकी चॉइसेस हैं। आप जो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहें, जो भी प्रोडक्ट लेना चाहें, अगर आप कोई फूड से रिलेटेड चीज़ लेना चाहते हैं तो अगर आपको ये नहीं पसंद तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर एक ऐसी कंपेटिटिवनेस आई है, एक चॉइस आई है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है और आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद है जो मिडिल क्लास है, जो आपकी मिडिल क्लास से मुराद ये है जो आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये आपकी मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। जो आपकी वर्कर क्लास में है वो आपके जो वर्कर क्लास से रिलेटेड हैं वो आपके इंडस्ट्रियल सेटअप में आते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने सामने एक घर देख रहे हैं, ये बड़ा एक आलीशान घर है। तो ये घर ऑब्वियसली बात है किसी कैपिटलिस्ट क्लास का होगा, किसी कैपिटलिस्ट बंदे का होगा जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें ये घर है, तो ये घर किसका है? ये घर उसका है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाते हैं और उसके बदले में अपनी वेज जो फिक्स सैलरी है वो लेते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो सिर्फ थोड़े बंदों के हाथ में होता है, ठीक है। और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कैपिटलिज्म का, कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना और मिनिमम वेज लेबर देना, ठीक है, मिनिमम वेज लेबर देना, ठीक है। इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, किसके? जो कि बिल्कुल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें लाइक इंडिया की, तो इंडिया में काफ़ी हद तक इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, ठीक है। जो वहाँ पे आप समझ लें कि रहने वाले लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन अभी भी 25% वहाँ पे रहते हैं। इसी तरह से हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो माली, चाड, सोमालिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो सरमायादार हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, क्लास है, वो अमीर से अमीर तर होती जा रही है, ठीक है। इसका इफेक्ट ये सिर्फ इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान या बांग्लादेश तक नहीं है, ये एक पूरे वर्ल्ड का कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि जो रिच पुअर है इसका गैप बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है, ठीक है। इसका गैप जो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है, इसकी बेसिक वजह यही है कि जिन ममालिक में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे ये रिच पुअर का गैप बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको इंडिया की मिसाल दे रहा था, जैसे मुकेश अंबानी है इंडिया में, वो काफ़ी बिलियनर है, लाइक बिल गेट्स है, फेसबुक के ओनर हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, जो आप समझ लें कि
ये सारे क्या हैं, ये आपके वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। वो ये है कि वर्ल्ड का, मैंने जैसे कहा है कि कंसेंसस है, रिच पुअर वाइडनिंग गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, इसके बारे में जरूर सोचा है। अगर हम सोशलिज्म की बात करें, अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही सोचा गया था। और ये सोचा था, मार्क्सिज्म की थ्योरीज हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि जो वर्कर क्लास है वो इंतहाई इस हालत में है कि वो आप समझ रहे हैं कि वो उस हद तक ही महदूद है, अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अपने जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने जो खाने की चीज़ें हैं, या जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ उनको ही पूरा कर पा रहे हैं। वो इस हालत में भी नहीं है कि उनको अगर कोई फैक्ट्री में काम करते हुए वो अगर उनको कोई चोट लग गई है तो उनका कोई वेलफेयर का सिस्टम हो। तो यहाँ से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट निकलता है और यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं आगे। तो यह ये सारी चीज़ें सोशलिज्म की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सोशलिज्म के बारे में बता दिया, तो अब ये आपने अभी तक कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा है, और कैपिटलिज्म के बारे में आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने रिच पुअर वाइडनिंग गैप को देखा है कि बहुत ज़्यादा वाइडनिंग गैप हो गया। उसके बाद आपने इंडस्ट्रीज़ को देखा कि इंडस्ट्रीज़ में वर्कर की जो हालत है वो ख़राब से ख़राब तर होती गई है और होती रही है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के साथ इसने इसको रिलेट क्यों किया है? बेसिकली जो कैपिटलिज्म के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पूरा करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है। एक डेमोक्रेटिक मींस वहाँ पे रखे गए हैं। डेमोक्रेटिक मींस ये नहीं है कि आप जो वर्कर क्लास हैं या जो वेज लेबर क्लास है, आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि आपके पास फ्रीडम ऑफ राइट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ राइट होगा तो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में अपनी राइट आपके पास जब होगा तो आपके राइट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसको राइट दिया जाएगा कि ये आपकी ही फैक्ट्री है, और आपकी ही फैक्ट्री को ये राइट कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगी, आपको फ्रीडम देगी, आपको रिप्रेजेंटेशन देगी डिसीजन मेकिंग में, जो कि गवर्नमेंट के अफेयर्स होंगे, जो कि पब्लिक अफेयर्स होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में जो आपके वर्कर्स हैं, जो वेज लेबर है, उनका कोई रोल नहीं होता कंपनी की डिसीजन मेकिंग में। उनको सिर्फ एक काम दिया जाता है और उसके बरक्स वो काम करके जो अपनी सैलरी है वो लेते हैं, जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा कैपिटलिस्ट क्लास के पास जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो भी स्टेट के, ठीक है, डेमोक्रेसी में स्टेट के अफेयर्स देखे जाते हैं, और कैपिटलिज्म में क्या देखा जाता है? कैपिटलिज्म में आपके कंपनी के अफेयर्स देखे जाते हैं। और कंपनी के अफेयर्स कौन देखते हैं? कुछ महसूस लोग देखते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, लाइक आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, वो देखते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो पब्लिक अफेयर्स हैं वो कौन देखता है? ये आपके जितने भी रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं। तो इसी को मज़ीद मैं आगे लेके चलूँ तो मैंने सोशलिज्म की बात की थी। सोशलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया तो सोशलिज्म में बेसिकली यही बात बताई गई थी कि जो वर्कर क्लास है, वहाँ पे जो वेज लेबर क्लास है, उसको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करने से मुराद ये है कि गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे इदारे कायम करे, कुछ ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने पास रखे जिससे बेसिक नेसेसिटीज़ जो सी हैं वो के पूरी हो सकें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो सके। किसकी? जो वर्कर क्लास है, ठीक है, जो गरीब तबका जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं वो, ठीक है। अब वो फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं? अब वो फैसिलिटी ये है कि उनके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए, उनके पास फ्रीडम और राइट से ये मुराद है उनके लिविंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि उनके पास जो खाने की अशिया हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अब खाने की अशिया होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नो डाउट कि आपके कैपिटलिस्ट क्लास को भी चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास के साथ साथ कैपिटलिस्ट क्लास के बाद एक क्लास आती है वर्कर क्लास, जो वेज लेबर क्लास है, उसको भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। क्योंकि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो 14th सेंचुरी में कैपिटलिज्म की एमरजेंस होती है और डेमोक्रेसी की एमरजेंस 16th सेंचुरी में होती है, ठीक है। तो ये साथ साथ ही है, ठीक है। जब कैपिटलिज्म की एमरजेंस होती है तो मैंने आपको आगे बताया है कि डेमोक्रेसी की एमरजेंस क्यों होती है, कि इनको एक ऐसी फ्रीडम चाहिए, एक ऐसा वे चाहिए जिसमें इनके भी राइट्स प्रोटेक्ट हों कैपिटलिस्ट क्लास के साथ
कैपिटलिस्ट क्लास के प्रोटेक्ट होने के साथ साथ। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसको डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करने का मकसद ही ये है कि गवर्नमेंट में अगर कुछ ऐसे स्टेट अफेयर्स हैं तो स्टेट अफेयर्स को गवर्नमेंट भी देखे, और स्टेट अफेयर्स क्या हैं कि इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है और उस इकोनॉमिक सिस्टम में किसी तरह की इनइक्वालिटीज़ अगर हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक अगर वो होती हैं तो वो स्टेट फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट से मुराद ये है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे वो खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, वो खाना जंगी की तरफ ना जाएं और उनको प्रॉपर राइट्स मिलते रहें, बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती रहें, उनको एक इस तरह की रिजेंटमेंट ना हो वर्कर क्लास की कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट। तो इसके लिए एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जहां पे आपकी प्रोटेक्शन का सिस्टम भी है कि स्टेट को गवर्न किस तरह किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक रोल क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको कैपिटलिज्म की पूरी स्टोरी बताई, लेकिन कैपिटलिज्म की स्टोरी बताने का मतलब यही है कि कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास के दरमियान एक ऐसी आप समझ लें कि प्रोटेक्शन हो ताकि दोनों के पास विन विन अप्रोच हो, ठीक है। अब कैपिटलिज्म के साथ इसका रिलेशन क्या है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करके उस टैक्स को पब्लिक के ऊपर ही लगाना जो सा है ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अब पब्लिक के ऊपर टैक्स को कलेक्ट करके लगाने की वजह क्या है, वो वजह यही है कि जो हमारी वर्कर क्लास है उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके, वो अपनी हेल्थ को देख सके काम करते हुए। अगर उसके कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया है, कोई उनका बाजू चला गया है, तो उसको जो वेज लेबर है उसको तो काम करने से मिलनी थी, ठीक है, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा। इसलिए इसमें अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर आप ये सुनेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी सक्सेसफुल समझी जाती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑन करे और कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दे। लाइक अगर हम स्टील मिल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो ये सारे खसारे में चल रहे हैं। तो ये वजह क्या है, अगर हम मार्केट में ये चीज़ दे दें, ठीक है, मार्केट को कहें कि ठीक है आपका भी एक रेलवे का सिस्टम है, आप पीआईए का जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं आप भी चलाएं, ठीक है। अब ये क्या है, प्राइवेट एयरलाइंस जो सी हैं वो कुछ गवर्नमेंट भी चला रही है, ठीक है, जिसे हम वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो दिया हुआ है, और कुछ स्टेट की कुछ गवर्नमेंट की अपनी है। इससे क्या है कि एक मोनोपली क्रिएट नहीं होगी। मोनोपली क्रिएट से मुराद ये है कि अगर स्टेट ऑन ना करे, अगर स्टेट इन चीज़ों को ना देखे, तो क्या होगा कि जो जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो इकट्ठे होके क्या करेंगे, वो इकट्ठे होके कोई भी प्राइस को सेट कर सकते हैं कि ये अगर आपने इस प्लेन में सफ़र करना है तो इसकी कीमत 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी लाजमी है, और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तब होगी जब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में रहने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करें, ये तब होगी, ठीक है। इसे हम बेसिकली मोनोपली कहते हैं। मोनोपली से मुराद ये है कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्राइवेट के पास है तो ये गवर्नमेंट के पास भी है। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम एग्जांपल लें, तो जैसे मैं अगर गंदम की बात करूं, तो गंदम इस टाइम पाकिस्तान में सेल की जाती है गवर्नमेंट को। तो बेसिकली मकसद यही है उसका कि गवर्नमेंट जो गंदम परचेज कर रही है उसको सब्सिडाइज करके जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ जो सी हैं वो प्रोवाइड कर सकें। अब जो मिल ऑनर्स हैं, जो फ्लोर मिल ऑनर्स हैं, वो इस चीज़ की जिसे हम कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने, तो गवर्नमेंट इसलिए अपने पास भी कोई गंदम स्टोर रखती है, ठीक है। अब ये जो फ्लोर मिल्स ऑनर हैं ये कौन है, ये कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर सारी की सारी गंदम और सारा का सारा जो हम जिसे हम वीट कह लें कि ये अपने पास स्टोर कर लें, तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ह्यूमन इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की, वो कौन पूरी करेगा, वो गवर्नमेंट ने पूरी करनी है। और गवर्नमेंट ने किस तरह पूरी करनी है, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ लोगों के जो इस लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो गवर्नमेंट में बैठे होंगे, वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो टैक्स इसीलिए पे कर रहे हैं कि जो हमारा एक कैपिटलिस्ट क्लास है वो कोई ऐसी चीज़ ना कर दे जिससे हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमसे छिन जाएं, ठीक है। अब
टैक्स कलेक्शन के अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपके पुलिस का है महकमा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी का महकमा है, नैब का महकमा है, आपकी सारी चीज़ें जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, या तो आप गवर्नमेंट को देखते हैं या आप सरमायादारों को देखते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट और सरमायादारों का आपस में ताल्लुक दिखाया हुआ है, आपस में रिलेशन दिखाया हुआ है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इसका आप समझ लें कि एक मैंने इसको समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कैपिटलिज्म क्या है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का जो मेन डिफरेंसेस है वो यही है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट्स बेसिकली यही हैं, ठीक है। जो प्राइसेस जो फिक्स करने की बात करते हैं, वो मोनोपोली करने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं वो ये मैंने पॉइंट्स में यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी कि मैंने सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने आपसे अभी बात की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यहाँ पे एक जो सिग्निफिकेंस है वो कैपिटलिस्ट और जो डेमोक्रेसी के दरमियान, बेसिकली डेमोक्रेसी में एक होल जो स्टेट है उसको वेलफेयर स्टेट बनाना होता है, ठीक है, सारी कंट्री को साथ लेके चलना होता है। और जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिज्म है, उसमें सिर्फ एक कंपनी को साथ लेके चलना होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें, ये मैंने उनमें यही पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने इनमें यही बात की है, ठीक है। ये आगे मैंने कंपैरिजन चार्ट भी बनाया हुआ है, अब कंपैरिजन चार्ट देखें, कंपैरिजन चार्ट में भी मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाई हैं, ठीक है। इसको आप मज़ीद अगर स्टडी करते हैं तो मज़ीद देखते हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी इससे रिलेटेड, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, जो हम जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जो वर्ल्ड को एक्चुअल में रूल कर रही हैं, जो वर्ल्ड को एक्चुअल में रूल कर रही हैं वो ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। वो किस तरह, वो इस तरह के, क्योंकि प्रॉफिट का मोटिव होता है जो आपके कैपिटलिस्ट क्लास है। जब कैपिटलिस्ट क्लास का प्रॉफिट का मोटिव होता है तो वो क्या करती है, वो एक कंट्री में ऐसी लेजिस्लेशन करवाती है जिससे उसकी कंपनी को इस कदर फ़ायदा हो कि वो वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके, इतनी लेबर को इंगेज कर सके। तो इतनी लेबर को इंगेज करके आपकी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो उस स्टेट के अफेयर्स में मुदाखलत करे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसको तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको चाइना की मिसाल दूं कि चाइना बहुत जल्दी इमर्ज किया है, तो बेसिकली ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस ही हैं जो पहले यूएस में थी, और उनकी चाइना में जाने के लिए वजह यही थी कि वहाँ पे चीप लेबर थी, ठीक है। चाइना की जो एमरजेंस है वो 1978 के बाद होती है। तो जो जब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप अपनी मार्केट को ओपन करते हैं वर्ल्ड के लिए, ठीक है। आप अपनी जो चीप लेबर है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज करने के लिए जो जितने भी सरमायादार हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास हैं, उनको इनवाइट किया और उनको कहा आप यहाँ पे बिजनेस करें, आप यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करें और आप मेरी जो लेबर है ये आपको सस्ती से सस्ती मिल जाएगी, आप उसको इंगेज करें। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हर चीज़ जैसे मैं कहते हैं चाइना ने बननी स्टार्ट कर दी है, तो ये हर चीज़ चाइना ने बनानी स्टार्ट कर दी है। तो इसमें ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनकी कुछ और भी वजूहात हैं, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी तो टेररिज्म या इससे रिलेटेड भी वजूहात हैं। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है। अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते कैसे हैं, ये बेसिकली बनते ऐसे ही हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा वर्थ होती है कंट्री में, जिनकी इकोनॉमिक जो आप कह लें कि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होते हैं। लाइक अगर आप चाइना को देखें, यूएस को देखें, पहले यूनाइटेड स्टेट्स इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी भी कंट्री के पॉलिसी डिसीजन में अपना इन्फ्लुएंस रखता था। उसकी वजह ये है कि जो
इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उसके पास वेल्थ है, वेल्थ से मुराद उसके पास कैपिटल है, कैपिटल से मुराद उसके पास पैसे हैं, ठीक है। जब कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री को लोन तब देने के काबिल होती है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, ठीक है। अब जब दूसरी कंट्री को लोन देने की बात होती है, लाइक आईएमएफ की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान को जब लोन दिया जाता है तो कुछ टर्म्स डिक्टेट करवाई जाती हैं पाकिस्तान को कि आप ये वाली टर्म्स हमारी माने तब हम आपको लोन देंगे। तो लोन कौन देता है? आईएमएफ में जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है? ये सबसे ज़्यादा शेयर इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमी है उनकी वो बहुत स्ट्रांग है। और इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे है? वहाँ पे जो स्टेट है वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट इसलिए स्ट्रांग है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत अच्छा है। और टैक्स कलेक्शन का सिस्टम अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे फंक्शन कर रही है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जो वहाँ पे जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो कि उनकी सोसाइटियल नॉर्म्स, वैल्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो। इसलिए कोई भी कंट्री अगर सॉवरन स्टेट है तो वो सॉवरन स्टेट नहीं रहती। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल जो भी कंट्री यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखती है। लाइक अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि सोवियत यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, सोवियत यूनियन चूँकि कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट मॉडल था, कम्युनिस्ट मॉडल में ये है कि जितनी भी स्टेट में मींस ऑफ प्रोडक्शन उसको गवर्नमेंट ऑन करती है। जब गवर्नमेंट ऑन करती है तो आपकी प्राइवेट मार्केट को ये स्पेस नहीं मिलती कि वो अपनी कंपेटिटिवनेस या एफिशिएंसी शो कर सके। इसके बरक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स था वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था और इस तरह से उसकी एमर्जेंस हुई इकोनॉमिक सिस्टम की और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और अमीर होने के साथ साथ उसने अपनी वेल्थ बनाई। तो इस तरह से जो आपकी वर्ल्ड है वो सारी इंटरकनेक्टेड है कि आपके कैपिटलिज्म और जो डेमोक्रेसी है इसको रिलेट करते हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसी चीज़ें सारी समझाने के लिए बताई हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह काम करती हैं, ठीक है। आप अगर इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट पैरामीटर से डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, क्योंकि कैपिटलिज्म और ये जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है, बहुत वास्ट और बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको समझेंगे, डीपली समझेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। मैंने भी ये लेक्चर बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी डीप स्टडी किया और डीप स्टडी करने के बाद मुझे कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं, मुझे कुछ समझ आई है, तो वो मैंने आप तक डिलीवर किया है। तो उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।